नमस्ते स्टूडेंट्स। चलो आज हम लोग यूनिट 7 यानी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। देखो, ये एक ऐसी चीज है ना जिसके बिना एसी सर्किट्स को ठीक से समझ ही नहीं सकते। और हाँ, प्रॉमिस है मेरा, आज के बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सिंपल भी और एग्जाम के लिए एकदम सेफ। तो चलो शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को ना हम एक बहुत ही सिंपल आम जिंदगी के सवाल से शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज नोटिस की है कभी, जब हम घर में मिक्सर ग्राइंडर या फिर पंखे का स्विच बंद करते हैं तो स्विच के अंदर से हल्की सी ऐसी क्लिक के साथ एक स्पार्क, एक चिंगारी निकलती है ना? पर वही जब एक सिंपल बल्ब का स्विच ऑफ करते हैं तो कुछ नहीं होता, एकदम साफ। ऐसा क्यों? इसका जो राज है ना, वो एक कंपोनेंट में है जिसका नाम है इंडक्टर। तो वो जो स्पार्क था उसका कल्प्रिट है इंडक्टर। पर ये इंडक्टर आखिर है क्या चीज, काम क्या करता है? चलो इसकी आदत, इसकी पर्सनैलिटी को थोड़ा समझते हैं। देखो, इंडक्टर का ना बस एक ही काम है, एक ही आदत। उसको बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं, चेंज से नफरत है उसको। कैसा चेंज? करंट का चेंज। मतलब उसके अंदर से जो भी करंट जा रहा है, अगर वो बदलने की कोशिश करेगा तो इंडक्टर उसे रोकेगा, पूरी ताकत से अपोज करेगा। इसी आदत को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल सोचो। मान लो एक पाइप है, पर उसमें पानी नहीं है, उसमें कोई बहुत भारी लिक्विड, समझो मर्क्यूरी भरा है। ठीक है, अब जैसे ही हम पंप ऑन करेंगे तो क्या होगा? क्या मर्क्यूरी फट से फुल स्पीड पे बहने लगेगा? नहीं ना, वो इतने भारी हैं, उसके इनर्शिया की वजह से उसको हिलने में, अपनी स्पीड पकड़ने में टाइम लगेगा। और एक बार चल पड़ा तो उसको रोकना भी उतना ही मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल यही आदत है इंडक्टर की। इसी इनर्शिया के कारण जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो उस पंप के प्रेशर जैसा है, तो करंट यानी उस लिक्विड के फ्लो जैसा आलस कर जाता है। वो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो कहता है भाई मैं इतनी जल्दी नहीं बदलूंगा। और इस चक्कर में क्या होता है, करंट हमेशा वोल्टेज से पीछे छूट जाता है, हमेशा पीछे चलता है। इसी को हम कहते हैं लैग करना। ठीक है, तो एनालॉजी से कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया है, पर एग्जाम में एनालॉजी थोड़ी लिखेंगे, वहां तो असली रूल, असली फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो चलो अब देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहता है। तो एनसीईआरटी का रूल है कि द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस एन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। फॉर्मूला फॉर्म में ये है V इज इक्वल्स टू L इंटू di/dt। बस यही है वो मेन रूल जिसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। चलो इस फॉर्मूला को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। V क्या है? ये है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। L है इंडक्टेंस, यानी उस इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को नापने का तरीका। और सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है di/dt। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ एक चीज पे ध्यान दो, वोल्टेज करंट I की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है di/dt पे, मतलब करंट कितनी तेजी से बदल रहा है इस बात पर। ठीक है, फॉर्मूला समझ लिया। अब इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि करंट वोल्टेज से पीछे क्यों है और एग्जैक्टली कितना पीछे है। ओके, अब सबका ध्यान यहाँ स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1, हमारा मेन फॉर्मूला V इक्वल्स टू L di/dt। ठीक है। स्टेप 2, अब मान लेते हैं कि सर्किट का करंट एक साइन वेव है, यानी I इक्वल्स टू I0 साइन ओमेगा t। सिंपल। स्टेप 3, अब हम इस करंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? V इक्वल्स टू L ओमेगा I0 कॉस ओमेगा t। अब यहाँ पे रुको और देखो, करंट था साइन फंक्शन और डिफरेंशिएट करके वोल्टेज क्या निकला? कोसाइन फंक्शन। इंटरेस्टिंग। स्टेप 4, और हम सबको मैथ से पता है कि कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा प्लस 90 डिग्रीज। तो हम कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्रीज लिख सकते हैं। और यही है हमारा स्टेप 5, हमारा प्रूफ कि वोल्टेज करंट से ठीक 90 डिग्री आगे चलता है, यानी वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्रीज। चलो एक छोटू सा एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि सब क्लियर हो जाए। मान लो वोल्टेज सोर्स है 230 साइन 100 पाई टी और इंडक्टर है 0.1 हेनरी का। यहाँ देख के साफ पता चल रहा है कि ओमेगा यानी ओमेगा है 100 पाई। इससे हम निकालेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL। फॉर्मूला क्या है? ओमेगा L। वैल्यू डाली तो मिला 31.4 ओम्स। ये जो XL है ना, यही वो ऑपोजिशन है जो इंडक्टर करंट के चेंज को दे रहा है।
अब पीक करंट I0 निकालना है तो सिंपल V0 को XL से डिवाइड कर दो तो आ गया 7.32 एम्पियर्स। और हाँ, एक चीज गांठ बांध लो, प्योर इंडक्टर के केस में एवरेज पावर कंज्यूम्ड हमेशा 0 होता है, हमेशा। चलो अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वो सेक्शन जो एग्जाम में मार्क्स बचाएगा। देखते हैं कि स्टूडेंट्स आमतौर पर क्या गलतियां करते हैं। सबसे पहली गलती, स्टूडेंट्स अपोज वर्ड सुनते हैं और सोचते हैं कि अच्छा, अपोज मतलब उल्टा, मतलब वोल्टेज और करंट 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। बिल्कुल गलत। ये गलत है। सही कॉन्सेप्ट क्या है कि वो परपेंडिकुलर है। वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री आगे है, ऑपोजिट नहीं, परपेंडिकुलर। ये याद रखना। दूसरी आम गलती, कई लोगों को लगता है कि इंडक्टर सोर्स को नेगेटिव पावर वापस करता है। नहीं, सही कॉन्सेप्ट है कि एवरेज पावर, पूरे साइकिल की एवरेज पावर 0 होती है। सोचो, ये एक बैंक जैसा है। इंडक्टर पहले क्वार्टर साइकिल में एनर्जी उधार लेता है अपने मैग्नेटिक फील्ड को बिल्ड करने के लिए, फिर अगले क्वार्टर साइकिल में वो सारी एनर्जी वापस लौटा देता है। तो हिसाब बराबर हो गया ना, नेट उधार 0। और अब तीसरी और शायद सबसे कॉमन गलती, स्टूडेंट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL को रेजिस्टेंस की तरह एक कांस्टेंट चीज समझ लेते हैं। सोचते हैं जैसे 5 ओम का रेजिस्टेंस होता है वैसे ही XL भी फिक्स होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या था? XL इज इक्वल टू ओमेगा L, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ओमेगा उतना ही ज्यादा रिएक्टेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी वाले करंट चेंजेस को ज्यादा रोक टोक करता है। हाई फ्रीक्वेंसी AC को रोकता है और लो फ्रीक्वेंसी AC को आराम से जाने देता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये फिल्टर सर्किट्स में इतना काम आता है। इतना सब कुछ हो गया, अब इसको याद कैसे रखें? एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए एक बहुत ही फेमस ट्रिक है, ELI द आइसमैन। अभी हम सिर्फ ELI पे ध्यान देंगे। ELI, इसका मतलब क्या हुआ? इन एन इंडक्टर यानी L, EMF यानी वोल्टेज कम्स बिफोर I यानी करंट। सिंपल, ELI। इंडक्टर में वोल्टेज आगे, करंट पीछे। चलो, तो अब इस पूरे टॉपिक को आखिर में जल्दी से समराइज कर लेते हैं और ये भी देखते हैं कि ये आगे के टॉपिक से कैसे कनेक्ट होगा। तो की टेकअवेज क्या है? पॉइंट नंबर 1, एक प्योर इंडक्टर में वोल्टेज हमेशा करंट से 90 डिग्री आगे चलता है। पॉइंट नंबर 2, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL करंट के बदलाव को रोकता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इसकी वैल्यू भी बढ़ती है। पॉइंट नंबर 3, पीक वैल्यूज का रिलेशन सिंपल है, V0 इज इक्वल टू I0 इंटू XL, बिल्कुल ओम्स लॉ जैसा। और पॉइंट नंबर 4, इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, एवरेज पावर इज 0। बस ये 4 बातें याद रखनी। तो आज हमने समझा कि इंडक्टर करंट के चेंज का दुश्मन है और इसी चक्कर में करंट 90 डिग्री पीछे रह जाता है। अब एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, सोचना इसके बारे में। AC सर्किट्स में ना इंडक्टर का एक भाई या साथी होता है, कैपेसिटर। अगर इंडक्टर ऐसी हरकत करता है तो कैपेसिटर क्या करता होगा? उसका बिहेवियर कैसा होगा? सोचो, इसका जवाब हम अगले सेशन में ढूंढेंगे।